दिखाई दे। ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन हमारे सिलेबस में डिस्कस करी जाती है, एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर उन्हें कोई लेना देना नहीं है दुनिया के साइज को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेंस के साइज को पहले जहां पर ये पकड़कर इसको ऊपर खींच रही थी, जहां पर सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को पकड़ के ऊपर खींच रही थी, जिसकी वजह से लेंस पतला हो रहा था, हुई आ रही है, वो पहले से ही टूटा हुआ है, तो उसको तो संभालने में तो समय लगेगा। यहाँ पर वो टूटा हुआ नहीं था, गाना भी है ना, टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। ऐसा ही समझ लो कि ये टूटा हुआ साज है, खुद से नाराज है और ये लेंस के पास है, तो फिर डरने की क्या बात है, क्योंकि इसकी भी तो कुछ औकात है, क्योंकि इसके पास लो कन्वर्जिंग पावर जैसी बात है। वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यार कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा, जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हमने क्लास 10 का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसके हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। जिन तीनों लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और आई के डायग्राम के बारे में, और किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का फंक्शन रहता है। आज हम लोग बात करेंगे हमारी ह्यूमन आई के एडजस्टमेंट की। मींस हमारे को हमारे गॉड ने एक ऐसी ह्यूमन आई को नेचुरल टेंडेंसी दी है कि जिससे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं और ऑब्जेक्ट का क्लियर विजन हमें दिखाई देता है, उसकी एक क्लियर इमेज हमारी आंखों तक बनती है। तो ये कहा जाता है कि जो नॉर्मल आई होती है वो कैपेबल होती है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी। आज तो हम यही बात करते हैं कि नेचुरली जो हमारी आंखें हैं, ऐसा इनके अंदर क्या फंक्शन होता है जिस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये दूर और पास के ऑब्जेक्ट को वो देख पाते हैं, या फिर ये कैसे उस दूर और पास के ऑब्जेक्ट को जज कर पाती हैं कि ये ऑब्जेक्ट दूर है या ये ऑब्जेक्ट पास है। कहीं ना कहीं आंखों को उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट से रेज के आने की क्या रहती है, वेट रहता है। रेज के आने का वेट रहता है कि उस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, आंखों में टकराएंगी और उसके बाद में क्या होगा, वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा उन रेज के अकॉर्डिंग। अब मैं ये कह सकता हूं कि आज के लेक्चर के अंदर की जो हमारी ह्यूमन आई है वो अपने आप को एडजस्ट करेंगी। तो इस एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी पर हमने एक टॉपिक बना दिया, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन है क्या और इसके अंदर हम लोग बात क्या करेंगे, हम इसके अंदर बात बस इतनी सी करेंगे कि आई के एडजस्टमेंट की, किस टाइप से आई अपने आप को एडजस्ट करती है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट के क्लियर विजन के लिए, ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन को शुरू करने से पहले कुछ खास बातें बता दी जाती हैं कि जो ह्यूमन आई होती है, जो ह्यूमन आई होती है वो क्या करती है, दोनों ही ऑब्जेक्ट को देख सकती है। एक तो दूर के ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है एज वेल एज नहीं होता, एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट। मींस पास का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट देखा जाएगा किसके द्वारा, ह्यूमन नॉर्मल आईज के द्वारा। अब जो आंखें हैं वो कैसे पता लगाती हैं कि ऑब्जेक्ट दूर है या ऑब्जेक्ट पास है। तो ऑब्जेक्ट दूर है या फिर ऑब्जेक्ट पास है, मींस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फिर नियर बाई ऑब्जेक्ट की पहचान होती है उसके पास से आने वाली रेज के अकॉर्डिंग। जी हाँ, ह्यूमन आई के पास में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से चलकर रेज आएंगी। क्वेश्चन यही बन जाता है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज की क्या कंडीशंस होती है हमारी आंखों पर टकराने से पहले। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उससे रेज चलती है किसकी तरफ, हमारी आंखों की तरफ, और उनका पैटर्न कैसा होता है, याद रखना बेटा, उनका पैटर्न पैरेलल होता है, PARALLEL। कैसा होता है, ह्यूमन आई की तरफ चल के आने वाली रेज जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है। डिस्टेंस का मतलब है आंखों से दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, एक इनफाइनाइट भी मान सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर डिस्टेंस जो नियर बाई के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, उससे थोड़ा सा और दूर जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो वहां से जो चलकर रेज आएंगी वो हमेशा हमारी आंखों में कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो वहां से रे हमारी आंखों की तरफ आएंगी और आने वाली जो रे है वो हमारी आंखों की तरफ
आती हैं डाइवर्जिंग नेचर के अकॉर्डिंग। अब डाइवर्जिंग नेचर का मतलब क्या होता है, कोई चीज फैलना। कन्वर्जिंग का मतलब है आकर एक जगह पर कलेक्ट हो जाना, इकट्ठी हो जाना। यहां से डाइवर्जिंग हो रही है। और कन्वर्जिंग की बात हम लोग लाइट चैप्टर में कर चुके हैं कि कन्वर्जिंग रेज को करने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन से लेंस होते हैं, कौन से मिरर होते हैं। अब ये है कि ह्यूमन जो कि नॉर्मल आई है किसी ह्यूमन की, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट या तो दूर होगा या पास होगा, उसी ऑब्जेक्ट को वो वॉच करेंगी, देखेंगी, और उनकी जो उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो रहता उनसे चलकर आने वाली रेज। क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज चलती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आंखों से रेज आएंगी ऑब्जेक्ट पर फिर ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों पर आएंगी, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो रेज को उनको आना पड़ेगा, हमारी आंखों की तरफ आना पड़ेगा। अब आने की दो कंडीशन है, एक तो पैरेलल कंडीशन और एक डाइवर्जिंग कंडीशन। दूर है ऑब्जेक्ट तो पैरेलल कंडीशन, अगर पास है ऑब्जेक्ट तो डाइवर्जिंग कंडीशन। तो इसका मतलब ये हो गया आंख को कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट लाना होगा, क्योंकि पैरेलल रे के अकॉर्डिंग और डाइवर्जिंग रे के अकॉर्डिंग आंख को कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट लाना पड़ेगा। उसी चेंजमेंट को, उसी एडजस्टमेंट को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इस चेंजमेंट में कौन कौन मदद करता है, देखो फिर तो फायदा ही क्या है यार, पास वाला भी ऑब्जेक्ट वही हो गया, दूर का ही ऑब्जेक्ट वही हो गया। अगर दोनों रेज का जो पैटर्न है या दोनों रेज का जो काम है अगर सेम है तो फिर क्या है एडजस्टमेंट, फिर क्या है पावर ऑफ अकोमोडेशन। भाई अगर रेज का पैटर्न अलग है उस हिसाब से आईज का जो एडजस्टमेंट है वो भी डिफरेंट रहेगा। अब डिफरेंट कैसे रहता है, जैसा कि हमने ये देखा, अब डिफरेंट रहने के लिए क्या होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहा जाता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से भी पहले डाइवर्जिंग रेज चलती हैं। हाँ, हमें यह बता दिया कि डिस्टेंस से पैरेलल आती है, पैरेलल नहीं आती, सबसे पहले वो डाइवर्जिंग होती है, फिर वो कैसी हो जाती है, पैरेलल, और जाकर ये किससे टकराएंगी, ह्यूमन आई से। किससे जाकर टकराएंगी ये, ह्यूमन आई से। अब ह्यूमन आई क्या करेगी, ह्यूमन आई के पास में है लेंस, ह्यूमन आई के पास में है कॉर्निया, ये दोनों इन रेज को एडजस्ट करेंगे। और इनका काम क्या होगा, इनको एडजस्ट करके कहां पहुंचाना है, इनको एडजस्ट करके रेटिना पर फोकस करना होगा। और मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि रेज को हमें सीधे लाते हुए अपनी आंखों से अंदर होते हुए दिल में ना उतार कर कहां उतारना था, रेटिना का एक पॉइंट, जिस पॉइंट को पिछले लेक्चर में येलो स्पॉट कहा गया था। मींस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज डाइवर्स रहती हैं, फिर जब हमारी आंखों में वो आती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से तो वो डाइवर्जिंग की तरह नहीं, पैरेलल फॉर्म में आती हैं। जब पैरेलल फॉर्म में वो आएंगी तो इनको क्या करना है, एक रेटिना का एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। अब जब इनको फोकस करना पड़ेगा तो मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं रेज को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। अब कन्वर्ज करने के लिए, इनको डाइवर्ट करने के लिए, इनके पाथ को चेंज करने के लिए यहां पर कौन मदद करेंगे, लेंस, और कौन मदद करेगा, कॉर्निया, जो उन रेज को एडजस्ट करवाकर सीधा का सीधा कहां पर फोकस करवाएंगे, रेटिना पर। रेटिना पर भी कौन सा, येलो स्पॉट, और येलो स्पॉट के अंदर भी कौन सा पॉइंट, फोबिया पॉइंट, जहां पर क्लियर विजन देखा जाएगा। अब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तो चलो ये हो गया। अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट की बात करूं तो नियर बाई ऑब्जेक्ट से या नियरली ऑब्जेक्ट से रेज आंखों के पास में डाइवर्जिंग ही आएंगी, आंखों के पास में कैसी आएंगे, डाइवर्जिंग। अब इनका काम क्या होगा, ये रही रेटिना, इनको रेटिना के उसी येलो स्पॉट पर क्या करना, फोकस करना। इसमें भी कौन मदद करेगा, ये लेंस और ये कॉर्निया। हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके अंदर देखा जाता है आईज ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती हैं जिससे कि ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन हमारे सिलेबस में डिस्कस करी जाती है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मींस दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, एक हमारे पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट।
दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की और पास रखे हुए ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है कि उससे रेज चलती हैं और आने वाली रेज दूर ऑब्जेक्ट से पैरेलल होती है, पास वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं। और जैसे ही जब हमारी आंखों में ये एंट्री करती है, एंटर होती है, तो लेंस और कॉर्निया का काम क्या होता है, उनको रेटिना पर फोकस कर देना, जिससे कि इमेज का क्लियर विजन दिखे, एक इमेज हमें साफ दिखाई दे। तो ये हमारा काम रहेगा एडजस्टमेंट में। चले अब हम देखते हैं किस टाइप से आईज अपना काम करती हैं, किस तरीके से पावर ऑफ अकोमोडेशन काम में लिया जाता है। तो हमारे दो पोजीशन अभी याद रखिए, नियर बाई पोजीशन और एक डिस्टेंट पोजीशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मींस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट के बारे में, कि इसके अकॉर्डिंग कैसे फंक्शन किया जाएगा। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मींस आप तो शुरुआत कर लो कहां से, पैरेलल रेज से। ये आ गई पैरेलल रेज। कैसी रेज आ गई है, पैरेलल रेज आ गई, और ये सीधी कहां पहुंच रही है ये रेज हमारी। अगर मैं आंख के स्ट्रक्चर को बनाऊं फिर से, इस बार रफली बना दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को ज्यादा डीप नहीं बनाना। देखो ये आ गई हमारी पैरेलल रेज, इसके अकॉर्डिंग यहां से ये यहां पर टकराई, ये रे यहां पर टकराई। इनका काम क्या रहेगा, दोनों पैरेलल रे का एंट्री कर देते सबसे पहले बल्ज पार्ट, जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया। क्या बोला जाता है इसको बेटा, कॉर्निया इसको बोला जाता है। इस कॉर्निया का काम क्या रहता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेंडिंग होगी इन रेज की। अब क्या होगा, ये बेंड करता हुआ लेंस के द्वारा बेंड करवाता हुआ सीधा का सीधा इस रे को यहां भेजेगा, यहां से इसको बेंड करवाता हुआ यहां भेजेगा। मींस दोनों की दोनों जो रेज हैं एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। अब कन्वर्जिंग करने के पीछे के कुछ पॉइंट कैसे काम करेंगे, किस टाइप से कन्वर्ज हुई, तो इसमें कॉर्निया का क्या फंक्शन रहा, लेंस का क्या फंक्शन रहा, ये जो मैंने तीन डॉट बनाई है, तीन लाइन बनाई, इनका क्या फंक्शन रहा, ये जो मैंने बॉडी बनाई है या फिर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, इनका क्या फंक्शन रहा। अभी मेरे इस स्ट्रक्चर में ये काम कर रही है सीलियरली मसल, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। अब क्लास 10th के अकॉर्डिंग यहीं से क्वेश्चन, यहीं से डायग्राम पर ही पूछे जाएगा। और ये मैंने बनाया यहां पर आइरिस। ये कहा जाता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होता है, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, ऐसे में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी कि ये सारी रे रेटिना पर कन्वर्ज हो सके। तो ऐसे के लिए क्या होगा, जो हमारा लेंस है वो लेंस लार्ज फोकस लेंथ का होना चाहिए। कैसी लेंथ का, लार्ज फोकस लेंथ। इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, लार्ज होगी, लार्ज फोकल लेंथ होगी इसकी, किसकी, लेंस की। अब लार्ज इसकी फोकल लेंथ हो कैसे सकती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है, ऐसे में सीलियरली मसल्स जो होती है वो रिलैक्स रहती हैं। मींस उन्हें कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आराम से बैठी रहती है, देखते रहते हैं, चल रहा है चलने दो भाई। दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बच्चा है सुबह का पागल बना के आकर खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है, और दूर से देखता है कि यार कोई इंसान है जो उसके करीब आ रहा है, बोलते आने दो, होगा कोई, अपने को क्या लेना देना। लेकिन जैसे धीरे धीरे जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तब समझ में आ रहा है यार ये तो अपना पापा निकले, ये तो अपने पापा निकले। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो भागता है अपने बैट और बॉल को वहां से छोड़कर, क्योंकि पहले उसको समझ में नहीं आ रहा था, ऑब्जेक्ट का विजन सही नहीं बन पा रहा था। जैसे रेंज में आया, आंखों ने एडजस्टमेंट किया, इमेज क्लियर बनाई, और वहां पे उसके दिल में क्या बचाई, तबाही मचाई, और वहां से खलबली बचा के वो भागा। अब ऐसे में ये रेस जैसे ही इसके पास में आती है तो क्या होता है, सिलियरली मसल रिलैक्स रहती है, कोई लेना देना नहीं है। जब सिलियरली मसल्स रिलैक्स रहेंगी, ऐसे में क्या होगा,
सिलियरली मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेगी, वो पुल रहती है, खिंची हुई रहती है। अगर आप देखो तो सस्पेंसरी लिगामेंट का एक पॉइंट लेंस से कनेक्ट है और एक पॉइंट सिलियरली मसल से कनेक्ट है। अब ये रिलैक्स है, तो ऐसे में ये रिलैक्स क्या करती है, इसको खींच कर रखती है, क्योंकि आदमी पर अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो उसका काम क्या है, टांग खींचने का, तो इसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, रिलैक्स है, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट को पुल करती है। मींस कि ये जो लेंस पर लिगामेंट है, ये पुल होने की वजह से लेंस के साइज को बढ़ा देती है। मींस अगर मैं बताऊं आपको, लेंस के साइज को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेंस के साइज को जितना उसका नॉर्मल साइज है उससे ज्यादा हम लोग बढ़ा नहीं सकते। हाँ, उसको हम दबा सकते हैं और इसका एक्सपेंशन जो है वो वही इतना ही रहेगा, उस एक्सपेंशन को कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है बहुत ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि ये एक प्रोटीन का बना हुआ रहता है, फ्लेक्सिबल स्मूथ लेंस रहता है। अब ये क्या कर दिया, पुल कर लिया। पुल करने पर क्या होगा, ये लेंस हो जाता है पतला। कैसा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है। मींस जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है, ऐसे में सिलियरली मसल्स रिलैक्स, सस्पेंसरी लिगामेंट करेंगे पुल, और पुल कर रहे हैं किसको, एक तरफ से लेंस को। जब लेंस ऊपर और नीचे से खिंचेगा, जब लेंस ऊपर और नीचे से खिंचेगा तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला। और लेंस के पतले होने पर क्या होता है, उसकी फोकस लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो कैसी हो जाती है, लार्ज, और कन्वर्जिंग पावर जो हो जाती है लो, लो कन्वर्जिंग पावर। अब तुम्हारे लिए सिलेबस में या फिर एग्जाम में देखे जाने वाले क्वेश्चन क्या है, यही है कि जब ऑब्जेक्ट दूर रखा रहेगा तब लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए या कम, लेंस के पास में फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए या फिर फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट पर फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, थिन होना चाहिए लेंस, थिक थिन होना चाहिए, कन्वर्जिंग पावर लो या हाई, लो होनी चाहिए। तो यहां पर ये क्वेश्चंस बनेंगे बस आपके लिए। लेकिन ये तो हो गई हमारी बात किसके लिए, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं बात करूं, अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट दूर नहीं, इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर है, पास में है, तो पास वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन, क्या सिचुएशंस बन जाती हैं। ह्यूमन आई, ये हमारी सिलियरली बॉडी, सिलियरली मसल्स, ये लेंस, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये भी सिलियरली मसल, सिलियरली बॉडी। लेंस सही से बना बेटे, बीच में ले आओ, ये लो ये लो ये लो। अब पास रखे हुए ऑब्जेक्ट से मैंने आपको बताया था, ये रखा ऑब्जेक्ट पास, इससे जो रेज चलेंगी वो डाइवर्जिंग नेचर की चलेंगी। कैसे नेचर की चलेंगी, डाइवर्जिंग नेचर की। और इनको कहां पहुंचाना है, फोकस करके रेटिना पर। कहां पहुंचाना है इनको, फोकस करके रेटिना के पास में पहुंचाना है। अब ऐसे में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट अभी मेरे पास में नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कैसे काम करता है। अब एडजस्टमेंट कराने के लिए लेंस, ठीक है, एडजस्टमेंट कराने के लिए सिलियरली मसल्स, एडजस्टमेंट कराने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट, एडजस्टमेंट कराने के लिए ये सारे के सारे हमारे पास में तीन काम करेंगे। अब लेंस के लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एडजस्टमेंट कराने के लिए लेंस क्या हो जाता है, थिक, THICK, लेंस हो जाता है थिक, सीरियरली मसल्स हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही सीरियरली मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट हो जाती है लूज। मींस पहले जहां पर ये पकड़कर इसको ऊपर खींच रही थी, जहां पर सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को पकड़ के ऊपर खींच रही थी, जिसकी वजह से लेंस पतला हो रहा था, अब क्या हो गया, वो हो गई लूज। तो ऐसे में जो लेंस खिंचा हुआ था वो क्या हो जाएगा, थिक। मींस अपनी उसी प्रॉपर पोजीशन पर आ जाएगा जो उसकी नेचुरल खूबी होती है। ऐसे में लेंस हो जाएगा थिक, और मोटा लेंस होने की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, जो फोकल लेंथ है लेंस की वो क्या होगी, घट जाएगी। फोकल लेंथ क्या होगी, घट जाएगी। तो ऐसे में लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर क्या करनी पड़ेगी, लेंस को अपनी बढ़ानी पड़ेगी, कन्वर्जिंग पावर को ज्यादा करना पड़ेगा।
अगर रखे हुए पास में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होने वाले बदलाव एडजस्टमेंट के लिए ही कहलाए जाते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे लेंस का साइज थिन हो रहा है, लेंस का साइज थिक हो रहा है, करने में मदद सिलियरली मसल्स कर रही हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट कर रहा है, यहां पर भी सिलियरली मसल सस्पेंसरी लिगामेंट कर रहा है। यही तो है आंख का एडजस्टमेंट, इसी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्वेश्चंस ये जो मैंने आपको बताया इनसे ही बनेंगे। जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो आंख के लेंस का साइज थिन होता है या थिक होता है? थिक। फोकल लेंथ मोर होती है या लेस होती है? फोकल लेंथ लेस होती है। और उसकी पावर लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई होती है। रीजन क्यों है कि पैरेलल आने वाली रेज को ज्यादा ताकत नहीं चाहिए कन्वर्ज होने के लिए, तो ऐसे में लो कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कन्वर्ज कर देता है इस पॉइंट पर। लेकिन जो पहले से ही बिखरी हुई आ रही है, जो पहले से ही टूटा हुआ है, तो उसको तो संभालने में तो समय लगेगा। यहां पर वो टूटा हुआ नहीं था, गाना भी है ना, टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से नाराज हूं मैं। तो ऐसा ही समझ लो कि ये टूटा हुआ साज है, खुद से नाराज है, और ये लेंस के पास है, तो फिर डरने डरने की क्या बात है, क्योंकि इसकी भी तो कुछ औकात है कि क्योंकि इसके पास लो कन्वर्जिंग पावर जैसी बात है। यहां से कन्वर्ज कर दिया, यहां पर लो नहीं है, मोर कन्वर्जिंग पावर वाली बात है। तो यहां से मोर पावर वाली बात है, तो यहां पर इसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो यहां पर हमने यही देखा, अगर हम लोग डिफाइन की बात करें पावर ऑफ अकोमोडेशन की, द एडजस्टमेंट ऑफ आई, the adjustment of eye to focus the image of the object, either object is distant and nearby। मीन्स यार आपको सिर्फ रेटिना पर फोकस करना है, रेज का ऑब्जेक्ट से आने वाली, उनको आप फोकस करवाने के लिए जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो, लो कन्वर्जिंग से, हाई कन्वर्जिंग से, या फिर कम फोकल लेंथ से या ज्यादा फोकल लेंथ से, तो यही कहलाया जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एडजस्टमेंट ऑफ आई टू फोकस द डिस्टिंक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट द distinct and nearby object that produced image on retina that will be of clear vision। कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट और पास रखे हुए ऑब्जेक्ट से उनकी बनने वाली इमेज रेटिना पर फोकस कर दी जाए, किसके द्वारा, लो कन्वर्जिंग लेंस या फिर हाई कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा। लेंस तो वही है, लेंस नहीं बदल रहा। तो ये इसी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसके अकॉर्डिंग पावर ऑफ अकोमोडेशन पर दो पॉइंट और बनते हैं कि वो चीज बताइए, वो विजन बताइए जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम दूरी जिस पर हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, कि इतने तो कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हमारी आंखों से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम से कम 25 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगी। तो ऑब्जेक्ट कम से कम 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों से दूर होना चाहिए। और कितना दूर ले जाएं उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम विजन जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। मींस हमारी आंखें इनफाइनाइट तक देख सकती हैं, लेकिन मिनिमम विजन की बात करें तो मिनिमम विजन के लिए क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। अब ये तो नेचुरली है अकोमोडेशन। अब इससे आगे पता क्या होगा, इससे आगे होंगी हारी बीमारी, दुख दर्द जिंदगी। उसमें हमारी आंखें अपने आप से एडजस्टमेंट करना कर देती हैं बंद। अब ऐसे में क्या होता है, अगर वो एडजस्टमेंट करना बंद कर रही हैं तो कहीं ना कहीं या तो सिलियरली मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर लेंस में कोई दिक्कत आ गई, या फिर कॉर्निया में कोई दिक्कत आ गई, सस्पेंसरी लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई। ये तो एडजस्टमेंट करवा रहे थे रेज का। तब ऐसे में होते हैं उपचार पर विचार कुछ बीमारियों के साथ। दैट बीमारियां इज नोन एज डिफेक्ट ऑफ विजन। मींस किसी को तो जो पास का पहले दिख रहा था अब वो दूर जाता हुआ दिखता है। मींस उसको दिखेगा ही नहीं पास में क्या है, मींस उसको दूर का दिखेगा। और जिसको दूर का दिखता था उसको पास आता हुआ दिख रहा है। मींस दूर का तो दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा। अब किसी को
पास का तो दिख रहा है किसी को, दूर का नहीं दिख रहा। ऐसी होने वाली बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब तक का पढ़ाया हुआ पावर ऑफ अकोमोडेशन को पढ़ने में व्यस्त रहिए।